आज दुनिया में जिस तेजी से विकास हो रहा है उसी तेजी से पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है, यानी पर्यावरण का हनन हो रहा है। यानी हम विकास की तर्ज पर पर्यावरण, आसपास के वातावरण को हानि पहुंचा रहे हैं और इसी हानि के केंद्र में चपेट पर आ गए हैं वेटलैंड्स। तो अभी हाल ही में भारत की तरफ से 5 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के दर्जे के रूप में यह रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। इसी वजह से यह खबर चर्चा में आ गई है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा इन फोकस का विषय है भारत को मिली 5 नई रामसर साइट्स। यानी आज का हमारा जो चर्चा का विषय होगा या हमारे फोकस का जो विषय होगा वह भारत को अभी हाल ही में जो 5 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स का दर्जा मिला है उन पर आधारित होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे फोकस के बिंदु क्या होंगे और हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इन बिंदुओं में शामिल होगा सबसे पहले कि हमारी खबर क्या है, वह किस पर आधारित है। फिर हम चर्चा करेंगे रामसर साइट्स क्या है, इसके बारे में वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा क्यों दिया गया है और क्यों दिया जाना चाहिए। फिर चर्चा करेंगे वेटलैंड्स क्या है और भारत में वेटलैंड्स को लेकर क्या स्थिति है, रामसर साइट्स को लेकर क्या स्थिति है। इससे जुड़े कुछ कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे या इन पर कौन कौन से अभी हाल ही में प्रावधान है या नियम है जो चल रहे हैं। फिर देखेंगे इनके महत्व को। फिर अंत में देखेंगे इससे संबंधित प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पर सवाल। यानी ये हमारे फोकस के बिंदु होंगे। यह जो पूरा विषय है वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा है, जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण इन दोनों ही विषयों से जुड़े वेटलैंड्स के पर जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वह जीएस पेपर 3 से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। खबर है द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित है कि व्हाट आर द रामसर साइट्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिस्टिंग। खबर में विस्तार पूर्वक इस बारे में चर्चा की गई है कि जो अभी हाल ही में रामसर साइट्स में लिस्टिंग की गई है, भारत की आर्द्र भूमियों को उनका महत्व क्या है और ये रामसर साइट्स क्या है, आर्द्र भूमि क्या है, भारत में आर्द्र भूमियों को लेकर क्या स्थिति है। इसी के मद्देनजर आज का जो हमारा पूरा विषय है वह इसी के इर्द गिर्द होगा। सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों था। तो चर्चा में अभी हमने देखा कि भारत के केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि भारत की 5 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स का दर्जा मिल गया है या उन्हें रामसर साइट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो रामसर साइट्स की सूची में आर्द्र भूमियां शामिल हुई हैं वे अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां बन गई हैं। यानी उन्हें रामसर सूची में शामिल करने के साथ ही अब उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ गया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिल गई है। यदि पूछा जाए कि ये 5 आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स कौन सी हैं, तो इसमें शामिल है तमिलनाडु की 3 वेटलैंड्स। यानी तमिलनाडु के 3 वेटलैंड्स को इसमें शामिल किया गया है। एक है करिकीली पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव। ये तीनों ही किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। एक है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है साख्य सागर और अगला है मिजोरम से पाला आर्द्र भूमि। ये 5 आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें किसके रूप में दर्जा मिल गया है अभी हाल ही में? रामसर साइट्स के रूप में। तो रामसर साइट्स का दर्जा मिलने के बाद ही ये 5 आर्द्र भूमियां चर्चा में आ गई हैं और सभी जो रामसर साइट्स हैं महत्वपूर्ण इससे क्या कुछ बिंदु हैं ये भी अब खबर में आ गए हैं। तो आइए अब हम देखेंगे रामसर साइट्स के बारे में, जानेंगे कि रामसर साइट्स क्या है, इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या है। तो रामसर कन्वेंशन को जो कि वर्ष 1971 में हुआ था यह अस्तित्व में आया और यह कन्वेंशन कहां पर हुआ था? ईरान के रामसर शहर में। और रामसर शहर के कारण ही इसका जो नाम रखा गया वह क्या रखा गया? रामसर साइट। कब हुई थी यह बैठक? यह कन्वेंशन कब हुआ था? वर्ष 1971 में हुआ था। इसके तहत इस बैठक में एक संधि लाई गई जिसे रामसर संधि भी कहा जाता है और आर्द्र भूमियों पर आधारित संधि के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस संधि को 1975 में लागू किया गया। यानी 1975 में यह लागू की गई। कहां पर हुई थी? हमने चर्चा किया रामसर में। ईरान के इस शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित वैश्विक लेवल पर इस जैव विविधता के संरक्षण को प्रयास करने से संबंधित यह कन्वेंशन आधारित था। यानी इस कन्वेंशन का मुख्य बिंदु क्या था? आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण, उसके बुद्धिमानी भरे उपयोग के लिए पूरी दुनिया में यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था। इस कन्वेंशन में और कुछ अन्य बिंदु भी लाए गए। इस कन्वेंशन के उद्देश्य में यह भी कहा गया
कि यह क्यों लाया जा रहा है, ताकि वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित करने के प्रयास किए जा सके और इन सभी प्रयासों को एक मंच के द्वारा संचालित किया जा सके। इसलिए इस कन्वेंशन को लाए जाने की जरूरत महसूस हुई थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रामसर शहर ईरान में तो है, लेकिन वे किस सागर के तट पर स्थित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रामसर साइट्स में यदि किसी आर्द्र भूमि को शामिल किया जाता है तो क्यों किया जाता है और क्या कारण है, किन कारणों को देखते हुए उसे रामसर साइट्स में शामिल किया जाना चाहिए। यानी किसी रामसर साइट्स में आर्द्र भूमि को शामिल करने का मुख्य मकसद क्या होना चाहिए। इस पर रामसर मानदंड के तहत यह बात कही गई है कि आर्द्र भूमि को उनकी इकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और हाइड्रोलॉजी की जैव विविधता के आधार पर, उसकी अपनी एकनिष्ठता के आधार पर, उस क्षेत्र की विशिष्टता के आधार पर, उसकी जो पहचान है उसके आधार पर उसे संरक्षित करने के लिए ही किस पर रामसर सूची में शामिल किया जाना चाहिए या रामसर सूची के लिए उसे चुना जाना चाहिए। जिसमें खास बात क्या है कि उसकी इकोलॉजिकल कंडीशन अलग हो, जो उस क्षेत्र की विविधता को दर्शाता हो, उसकी विशिष्टता को दर्शाता हो। यानी विशिष्टता के संदर्भ में यह बात कही गई है कि उसकी बॉटनी, इकोलॉजी, जूलॉजी और हाइड्रोलॉजी, इन सभी विविधताओं को देखते हुए, उसकी विशिष्टता को देखते हुए उसे रामसर सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम देखें तो हर मौसम में या किसी भी मौसम में किन्हीं भी जीव जंतुओं के द्वारा, खासकर किनके बारे में चर्चा की गई है, वाटर बर्ड्स, यानी जलीय पक्षी, जलीय जीव जंतुओं के रहने के लिए जो स्थान सबसे खास है, सबसे महत्वपूर्ण है और जैव विविधता के लिहाज से वे काफी अगर विकसित है, तो उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में क्या किया जाना चाहिए, लिस्टेड किया जाना चाहिए। और आर्द्र भूमि के रूप में जब लिस्टेड किया जाएगा या रामसर साइट्स के रूप में जब उसे लिस्टेड किया जाएगा तो उसका संरक्षण और उसका रखरखाव तेज हो जाएगा। इसके अलावा यदि तीसरे बिंदु की चर्चा करें कि रामसर साइट्स में का दर्जा किसी आर्द्र भूमि को क्यों दिया जाना चाहिए, तो रामसर साइट्स का जैसे ही किसी आर्द्र भूमि को टैग मिल जाता है तो उस क्षेत्र से या उस आर्द्र भूमि में जो अतिक्रमण है उससे रोका जा सकता है। उस क्षेत्र में अतिक्रमण को कम किया जा सकता है ताकि आर्द्र भूमि के क्षेत्र को संरक्षण मिल सके और उस क्षेत्र की जो जैव विविधता है उसे संरक्षित रखा जा सके, उसे और भी बढ़ाने में वहां की सरकार, लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में, कि रामसर साइट्स का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए आर्द्र भूमि के बारे में, आर्द्र भूमियों को। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर आर्द्र भूमियां क्या है, क्यों वेटलैंड्स इतनी चर्चा में रहती हैं और वे कौन से क्षेत्र हैं जो आर्द्र भूमि कहलाते हैं। तो सामान्य शब्दों में आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जो जलीय और स्थलीय इन दोनों ही क्षेत्रों के संक्रमणकालीन क्षेत्र है, या जहां पर इन दोनों क्षेत्रों का संक्रमण होता है, जहां पर ऊपरी जो सतह है वह जमीनी होगी लेकिन वहां पर जलीय स्तर बना हुआ है। दलदली भूमि ऐसे क्षेत्रों को आर्द्र भूमियां कह दिया जाता है। लेकिन अन्य शब्दों में बात करें, कुछ अन्य सामान्य शब्दों की बात करें तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जमीन पानी से ढकी होती है। ये या तो तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, नदी का डेल्टा हो सकता है, या दलदली भूमि हो सकती है, समुद्र का किनारा हो सकता है, या अन्य कोई जगह जहां पर दलदल या भूमि या आर्द्र भूमि की स्थिति जैसी सभी परिस्थितियां मौजूद हों, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र कह सकते हैं या उन्हें हम वेटलैंड्स कह सकते हैं। वहीं रामसर कन्वेंशन के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है कि किसी दलदल भूमि को, किसी पंक भूमि को, पीठ भूमि को या पानी के क्षेत्र, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, यानी वह क्षेत्र या तो प्राकृतिक रूप से वहां मौजूद हो या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी मानव गतिविधि के द्वारा वहां पर वह बनाया गया हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, या पानी के साथ चाहे स्थैतिक हो या वह बहता हुआ पानी हो, क्योंकि इसमें झील, तालाब आदि सभी शामिल किए गए हैं, चाहे वह पानी ताजा हो या खारा हो या नमकीन हो, ऐसी किसी भी स्थिति में, इन्हीं किसी भी परिस्थिति में जो यह भूमि है इसे आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें समुद्री भूमि को भी या समुद्री पानी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जब हम इसमें समुद्री पानी को शामिल कर रहे हैं तो इसमें एक अपवाद भी शामिल किया गया है कि कौन सा क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि हर समुद्री क्षेत्र को या हर समुद्री के पानी को आर्द्र भूमि के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसमें उन्होंने एक टर्म्स ऐड किए हैं कि जिसमें कम ज्वार पर, गहराई पर 6 मीटर से अधिक ज्वार नहीं आते हो, वैसी कंडीशन में ही वैसे स्थान को या वैसे समुद्री जल को हम आर्द्र भूमि के रूप में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात यह है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व
आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार इसे कब मनाने की शुरुआत हुई, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम भारत की स्थिति को देखेंगे। यानी प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह हमने चर्चा की किसके बारे में, आर्द्रभूमि किसे कहते हैं इसके बारे में। अब हम जानेंगे कि भारत में आर्द्रभूमि को लेकर क्या स्थिति है और किन किन कंडीशंस में यहाँ पर आर्द्रभूमि को सामान्य परिस्थितियों में या किन परिस्थितियों में यहाँ पर मान्यता दी जाती है। तो रामसर समझौता कब हुआ था, 1971 में। और अभी हमने चर्चा भी की थी कि 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन को लागू किया गया, यह प्रभाव में आया, लेकिन तब भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि भारत ने वर्ष 1982 को 1 फरवरी वर्ष 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया। और रामसर संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत ने आर्द्रभूमियों के संरक्षण, उनके संरक्षित करने के सभी प्रयासों पर पूरी दुनिया से यह कहा कि वह इसमें अपना सहयोग देगा और इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। इस तरह भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब साइन किया, वर्ष 1982 को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1997 में पहली बार मनाया गया। 71 में कन्वेंशन हुआ, 75 में यह प्रभाव में आया। भारत ने 1982 में इसमें हस्ताक्षर किया। पहली बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया, 1997 में। ये फैक्ट्स के रूप में है, प्रीलिम्स के लेवल पर ऐसे स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं और विभिन्न पीसीएस की परीक्षाओं में भी ऐसे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। यदि बात करें कि अभी जो हाल ही में 5 आर्द्रभूमियों को भारत में रामसर साइट्स का दर्जा मिल गया है, उसके बाद भारत के पास कितनी आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर साइट्स के रूप में रजिस्टर्ड हो गई हैं, तो उनकी संख्या 54 हो गई है। जबकि फरवरी तक, अभी इसी वर्ष फरवरी तक इनकी संख्या 49 या 49 थी और 5 संख्या अभी हाल ही में बढ़ गई है, तो इसकी संख्या 54 हो गई है। 54 संख्या के साथ ही भारत दक्षिण एशिया में ऐसा देश बन गया है जहां पर आर्द्रभूमियों की संख्या सर्वाधिक है जो रामसर साइट में लिस्टेड है, यानी जो दक्षिण एशिया के किसी भी देश के लिए सबसे अधिक मानी जा रही है संख्या, जो अभी कितनी है भारत में, 54। जबकि यदि वैश्विक लेवल पर देखें कि पूरी दुनिया में वह कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर साइट्स में लिस्टेड हैं, तो उसमें है यूनाइटेड किंगडम, जहां पर कितनी भूमियां हैं, 175। उसके बाद आता है मैक्सिको, और मैक्सिको में ऐसी आर्द्रभूमियां जिनकी संख्या रामसर साइट में लिस्टेड है वह 142 है। तो अभी हमने कितना देखा, यूनाइटेड किंगडम में 175 आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर साइट में लिस्टेड हैं, और वहीं मैक्सिको में 142 है। यदि भारत के क्रम में देखा जाए तो 54 है, और ये दक्षिण एशिया में देखें तो सर्वाधिक रामसर साइट्स वाली यहाँ पर भारत देश बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे। अन्य और कौन कौन से पहलू हैं जो भारत की स्थिति में वेटलैंड्स के बारे में बताते हैं। तो चूंकि भारत में वेटलैंड्स के बारे में हमने देखा कि दलदली भूमि, पंख भूमि, ये सभी भारत में वेटलैंड्स में शामिल है, लेकिन भारत में आर्द्रभूमि की परिभाषा में नदियों के चैनल और धान के खेत ये सभी शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जिनमें नदियों के चैनल या धान के खेत हैं जहां पर वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, इन क्षेत्रों को आर्द्रभूमि की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा यदि विश्व स्तर पर देखें तो आर्द्रभूमि दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.4% कवर करती है। यानी पूरी दुनिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत आर्द्रभूमियां हैं, 6.4% है जो आर्द्रभूमियां हैं, या आर्द्रभूमियां इतने क्षेत्र को कवर करती हैं। यदि भारत के डेटा की बात करें, भारत में इसरो द्वारा एक डेटा दिया गया है जिसके तहत इसरो ने यह डेटा सैटेलाइट के जरिए संकलित किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन के अनुसार भारत में आर्द्रभूमि की जो संख्या है, यदि क्षेत्र की बात करें कि कितना विस्तारित है, तो वह 1,52,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी 1,52,600 वर्ग किलोमीटर तक भारत में आर्द्रभूमि की जो क्षेत्र है वह फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का या देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% कवर करता है। इसके अलावा ये था 4.63% जो पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर रहा है। यदि भारत में ही देखें कि भारत में जो आर्द्रभूमियां हैं, क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से वितरित की गई हैं, तो जो अंतर्देशीय आर्द्रभूमि है, अंतर्देशीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, उसका लगभग 44% भारत में है। आर्द्रभूमि का लगभग 44% अंतर्देशीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि है,
जबकि तटीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि भारत में लगभग 24.3% है। यानी यदि हम 100% आर्द्रभूमि की बात करें तो इसमें लगभग 44% अंतर्देशीय जो प्राकृतिक आर्द्रभूमि है वह कवर करता है। तटीय या प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमि लगभग 24.3% है। इसके अलावा नदी, नाले, बैराज, विभिन्न क्षेत्र, झील, तालाब, ये सभी मिलाकर इस पूरे इतने वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। ये थी भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति। अब हम चर्चा करेंगे भारत में राज्यवार आर्द्रभूमियां कितनी हैं, यानी राज्यवार भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है, कौन सा राज्य कितनी आर्द्रभूमि को कवर कर रहा है। राज्यवार विवरण में देखें तो गुजरात इसमें सबसे पहले या पहले नंबर पर शीर्ष स्थान हासिल करता है, क्योंकि गुजरात में 34,700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो आर्द्रभूमि से भरा हुआ है। यानी पूरे गुजरात में लगभग 34,700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कहां पर है, आर्द्रभूमि से भरा हुआ है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.56% कवर करता है। और इस पूरी मात्रा के साथ, इतने क्षेत्रफल के साथ पूरे भारत में गुजरात पहले नंबर पर या शीर्ष पर राज्य है जहां पर आर्द्रभूमि की सर्वाधिक संख्या है। इसके बाद देश में यदि दूसरे नंबर पर बात करें तो आंध्र प्रदेश आता है, जहां पर आर्द्रभूमि का जो क्षेत्रफल है वह 14,500 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह लगभग 12,500 है, यानी 12,500 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में माना जा रहा है कि आर्द्रभूमियों का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 11,000 है, 11,100 वर्ग किलोमीटर। यानी पहले स्थान पर कौन सा है, गुजरात, दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, आर्द्रभूमियों के क्षेत्रफल के क्रम में। तो अभी गुजरात के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर कितना है क्षेत्रफल, 34,700 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का, आर्द्रभूमि के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22.7% कवर करता है। इसका मुख्य कारण क्या माना जा रहा है, गुजरात की जो लंबी तटीय रेखा है यह ही इसकी आर्द्रभूमि के क्षेत्र को कवर करती है। इसके अलावा जो भी भारत में 54 आर्द्रभूमि ऐसे स्थल हैं जो रामसर सूची के रूप में शामिल हैं। यदि उनमें देखें कि कौन सा राज्य सर्वाधिक आर्द्रभूमियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो रामसर सूची में लिस्टेड है, तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्रभूमियां हैं जो रामसर साइट के रूप में लिस्टेड हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है पंजाब, जहां पर 6 आर्द्रभूमियां हैं। गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में 4-4 आर्द्रभूमियां हैं। हिमाचल प्रदेश और केरल में 3-3 आर्द्रभूमियां हैं। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में इनकी संख्या 2-2 है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड में ये संख्या लगभग 1-1 है। तो हम देख पा रहे होंगे कि आर्द्रभूमियां की जो संख्या के क्रम में जो रामसर साइट में लिस्टेड है उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। यदि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्षेत्रफल देखें तो उसमें गुजरात पहले नंबर पर है। ये थी भारत की स्थिति जहां पर आर्द्रभूमियों पर हमने चर्चा की। अब हम जानेंगे आर्द्रभूमियों से संबंधित कौन से प्रमुख कानूनी प्रावधान है या कौन से ऐसे प्रावधान है जो चर्चा में रहते हैं, जो कन्वेंशन है, कौन से ऐसे कन्वेंशन है जो आर्द्रभूमियों से जुड़े हुए हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण पूरे वैश्विक लेवल पर या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, स्थानीय लेवल पर कैसे इसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है इसके जरिए, इस पर यह कन्वेंशन बेस्ड है। तो कब हुआ था, 1971 में हुआ था। 1975 में से लागू किया गया। इसी में यह प्रावधान किया गया, इसका उद्देश्य रखा गया क्या, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाना और इसी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैव विविधता को संरक्षित करना और विश्व में सभी आर्द्रभूमियों का संरक्षण और इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा आर्द्रभूमि से जुड़ा एक दूसरा बिंदु भी है जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वह रामसर सूची के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। यह एक प्रकार का रजिस्टर है जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी परिवर्तन हुए हैं या परिवर्तन हो रहे हैं या किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि से, किसी प्रकार के तकनीकी विकास से भविष्य में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं जिनसे आर्द्रभूमियां प्रभावित हो सकती हैं, इसके बारे में ये डिटेल रखता है, विवरण रखता है। इसे ही क्या कहा गया है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा गया है। इसके अलावा यदि भारत के स्तर पर देखें कि भारत कौन कौन से नियमों के तहत वेटलैंड्स का संरक्षण कर रहा है, यह कौन से नियम को लेकर आया है जिसके जरिए भारत में आर्द्रभूमियों का संरक्षण हो रहा है,
तो भारत में वेटलैंड्स के नियमन के लिए या आर्द्र भूमियों के नियमन के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 काम कर रहा है। इसके पहले वर्ष 2010 में यह जो नियम लाया गया था इसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा था। वर्ष 2017 में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। इस संशोधन में एक बिंदु डाला गया कि यदि कोई भी क्षेत्र आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया जाता है या उसकी आर्द्र भूमि के रूप में पहचान की जाती है तो वहां पर राज्य मुख्य बिंदु होगा, यानी राज्य ही उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में पहचानेगा या राज्य के द्वारा ही यह बताया जाएगा कि यह क्षेत्र आर्द्र भूमि के रूप में संरक्षित की जानी चाहिए। वर्ष 2017 के तहत ही आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से बिंदु शामिल हैं कि जो वर्ष 2010 में एक प्रावधान था इसमें कि केंद्रीय आर्द्र भूमि नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना है, इसके जरिए ही इसके संरक्षण का कार्य किया जाना है। लेकिन वर्ष 2017 में इसे परिवर्तित कर दिया गया और नए नियमों के अंतर्गत इसके स्थान पर राज्य स्तरीय निकायों की व्यवस्था की गई, यानी राज्य स्तर पर वैसे निकाय बनाए जाएंगे जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसके बारे में पॉलिसीज बनाएंगे या नीतियां तैयार करेंगे। ये किसके लेवल पर है? भारत के लेवल पर है। इसके अलावा यह बात भी इसमें शामिल की गई है कि राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति का गठन किया जाएगा जो एक सलाहकार के रूप में होगी, यानी कौन कौन से क्षेत्र की आर्द्र भूमियां हैं उन्हें किस प्रकार संरक्षित किया जाए, वहां की जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए, वहां उस क्षेत्र का रखरखाव कैसे किया जाए, इससे संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं क्या क्या हम सलाह दे सकते हैं, इसके लिए एक राष्ट्रीय लेवल पर समिति का गठन किया जाएगा जो सलाहक के रूप में या सलाहकार के रूप में अपना कार्य करेगी और राज्य को सलाह देगी कैसी कैसी पॉलिसीज उन्हें वेटलैंड्स के लिए बनाई जानी चाहिए। तो ये थी आर्द्र भूमि से जुड़े कुछ कुछ प्रावधान थे, कानूनी प्रावधान थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे आर्द्र भूमियों के महत्व के बारे में। आर्द्र भूमि का महत्व क्या है और आर्द्र भूमि कैसे हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाती है। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जहां पर विभिन्न क्षेत्रों में चूंकि भूमि होती है वहां पर जलीय भूमि स्थित होती है, वहां पर दलदल होता है और विभिन्न जीव जंतु होते हैं, घास होती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो वहां के जीवों के लिए विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि अभी वेटलैंड्स की बात करें तो यह पूरी दुनिया के मत्स्य उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है, यानी पूरी दुनिया में जो वेटलैंड्स है उसमें पूरी दुनिया के मत्स्य उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा कवर किया जाता है। कुल मिला के यह वाणिज्यिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है और आजीविका से भी जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र के वहां पर लोग जो रहते हैं वो इस क्षेत्र की आजीविका से भी जुड़े हुए हैं। ये उच्च स्तर के पोषक तत्व और जीवों के विकास के लिए क्षेत्र होता है या स्थान होता है, इनके लिए एक आदर्श के रूप में माना जाता है। तो वेटलैंड्स के महत्व पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें यह भी शामिल है कि यहाँ पर जो क्षेत्र है, क्योंकि हमने भी चर्चा की जैव विविधता अधिक है तो विभिन्न कीड़े मकोड़े हर प्रकार के जंतु जीव जानवर यहाँ पर होते हैं, तो इसमें पोषक तत्वों और जीवों के विकास के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त और आदर्श स्थान माना जाता है। जीव खाद्य वेब का आधार होते हैं, यानी इसमें पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हैं वे खाद्य जाल का आधार होते हैं। मछली, उभयचर, शंख, कीड़े आदि कई प्रकार की प्रजातियों के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर इनका जो भोजन है वह उपलब्ध होता है। कुल मिला के ये जो फूड चेन है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, यानी खाद्य जाल की बात की जा रही है। खाद्य जाल को बनाए रखने में, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में कैसे आर्द्र भूमियां अपनी सहायता कर रही हैं। ये बाढ़ के पानी को भी रोकने में सहायक है, मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक है, ताकि जो पर्यावरण में जो स्थिरता बनी है उसे बनाए रखी जा सके, यानी बाढ़ की पानी की गति को कम करने में, मिट्टी के कटाव को कम करने में और विभिन्न प्रजातियों के रहने और प्रजनन के लिए भी ये उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। अन्य महत्व की बात करें तो यहाँ भोजन, कच्चे माल, दवाओं और जल विद्युत परियोजनाएं भी यहाँ पर चलाई जा सकती हैं, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इसके अलावा ये पर्यटन, परिवहन और लोगों की संस्कृति संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास किया जा सकता है ताकि राजस्व आदि की प्राप्ति भी हो सके। वाणिज्यिक गतिविधियां हमने अभी चर्चा भी की कि यहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियां भी संचालित की जा सकती हैं, क्योंकि मछलियां पकड़ने का प्रमुख जो उद्योग है ऐसे वेटलैंड्स में काफी फेमस है और दुनिया का हमने चर्चा भी की कि दुनिया का 2/3 हिस्सा यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। जानवरों, पौधों, विभिन्न जीव जंतुओं का निवास स्थान है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण और बेहतरीन स्थान माना जाता है। इसके अलावा आर्द्र भूमियों की खास विशेषता यह है कि यह कार्बन का संग्रहण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कैसे संग्रहित किया जा सकता है क्षेत्र में, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वातावरण में निकलता है, जबकि आर्द्र भूमियां वातावरण से
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं और वातावरण को स्वस्थ बनाती हैं। यानी आर्द्रभूमियों का मुख्य कार्य क्या है? पूरे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहण करना, जिससे वातावरण या क्षेत्र क्या है? स्वच्छ रह सके। आर्द्रभूमियों का प्रमुख कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करना और वातावरण को स्वच्छ बनाना। तो इसके महत्व पर हमने चर्चा कर ली। आज हम पूरे विषय से संबंधित, अब क्या प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है और मेंस का एक क्वेश्चन होगा जो आपको प्रैक्टिस के लिहाज से दिया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 54 नामित आर्द्रभूमि दक्षिण एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरा कथन है, गुजरात 34,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ शीर्ष स्थान पर है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो ये प्रीलिम्स के लेवल का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। इसे आपको कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब बताना है। इसके साथ ही आपको बताना है कि ये पूरा जो एपिसोड है वह आपके लिए कितना सहायक हुआ। इसके बाद हम जानेंगे मेंस के क्वेश्चन पर, जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिहाज से है। आप इस पर 150 शब्दों में अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आपके लिए सवाल है, आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग की रामसर अवधारणा की व्याख्या करें और भारत के रामसर स्थलों के 2 उदाहरण पेश करें या 2 उदाहरण दीजिए। तो इस सवाल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सवाल के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।